हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आगे की इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं। एनसीईआरटी आप लोगों के पास होगी क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, पूरे टॉपिक को समझते हुए चल रहे हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो है प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास अटेंड करना। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट में गोल्डन पॉइंट करके आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जाइए, आपको कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पे जाके आपको पढ़िए, लगभग आपके जो कन्फ्यूजन होता है, जो आपको डाउट होता है, उससे संबंधित जो वीडियो होते हैं उसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। हम लोग बिना देरी किए हुए सीधा एनसीईआरटी पर चलने से पूर्व पिछले क्लास की थोड़ी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने बात कर ली थी मीजोसोम तक। मीजोसोम एक माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। किसके समान होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के समान। एक बात आपको और पता होना चाहिए, जो हम देखते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल और एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ऊर्जा की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पूरा करता है। ऐसा क्लियर हो गया था कि नहीं हो गया था? और आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे क्या होता है? मीजोसोम। मीजोसोम क्या होते हैं? मीजोसोम जो होते हैं कोशिका झिल्ली के उभार होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे ये आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गई है ना, ये सेल वॉल हो गई, और ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें देखिए जो अतिरिक्त उभार हैं, ये आपको जो दिखते हैं ये मीजोसोम होते हैं। क्या होते हैं? मीजोसोम। देखो आपको ये दिख रहा है मीजोसोम, है ना? क्या है ये? मीजोसोम है। अच्छा, मीजोसोम किसके समान होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? क्रिस्टी के समान होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाई जाती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं, किंतु प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, कोशिका झिल्ली के उभार होते हैं जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। तो एक तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना? तो ये बात माइटोकॉन्ड्रिया की क्लियर हुई कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया तो स्वयं कार्य करती है, किंतु प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने के लिए मीजोसोम होते हैं। मीजोसोम यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब इसके आगे एनसीईआरटी क्या कहती है हम उसको पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या इसका तात्पर्य है, क्या इसका मतलब है। एनसीईआरटी आप लोग अपने पास रखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें वापस वहीं से पढ़ रहा हूं, अगला पैराग्राफ पढ़ता हूं। प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु में कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में एक बात और आती है, आपको एक बात पता होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पाया जाता है? ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए। और यदि ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल है तो इसमें हरित लवक भी मिलता है, हरित लवक भी पाया जाता है। किंतु प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर तो मीजोसोम हो गया था कि नहीं हो गया था? किंतु हरित लवक के स्थान पर क्या होगा? तो याद रखना, हरित लवक के स्थान पर होते हैं वर्णकीय लवक। क्या होते हैं? वर्णकीय लवक पाए जाते हैं। वर्णकीय लवक क्या करते हैं? यूकैरियोटिक सेल में जो कार्य हरित लवक का होता है वो कार्य प्रोकैरियोटिक सेल में वर्णकीय लवक करते हैं। कौन करते हैं? वर्णकीय लवक करते हैं। वही लिखा है, वर्णकीय लवक पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक बोले तो पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में
कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास वर्ड की पाए जाते हैं, वर्ड की पाए जाते हैं ना। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ऐसे लिखना इसको, वर्णक है ना, वर्णक लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक लवक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक में एक नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में BGA, है ना। इसे हम नील हरे शैवाल हिंदी में बोलते हैं और इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है इसमें क्या होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कैसी होती है? इसके पास कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना। तो इसके पास क्या होता है, ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखता है। ये स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी होता है तो स्वपोषी में स्वयं भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हरित लवक की। किंतु प्रोकैरियोटिक सेल में हरित लवक होता नहीं है, तो इसके स्थान पर क्या होता है? वर्णक लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक लवक पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में हरित लवक के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? वर्णक लवक पाए जाते हैं। या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में हरित लवक का काम जो करने वाला हरित लवक का काम कौन करता है? तो वर्णक करते हैं। कौन करते हैं? वर्णक करते, वर्णक लवक वर्ण की लवक करते हैं। जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान हो सकती है। बिल्कुल बात ठीक है। जीवाणु कोशिकाएं बोले तो फिर से बात आती है जीवाणु। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया किस में रखे जाते हैं? देखिए सॉरी, बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया हिंदी में बोले तो जीवाणु, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं, ये तो बात क्लियर होगी। अब एक बात आपको याद रखना, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो गतिशील हो सकते हैं या गतिशील नहीं हो सकते हैं। यानी गतिशील और अगतिशील। अगतिशील, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। बैक्टीरिया गतिशील भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया अगतिशील भी हो सकते हैं। देखिए किस प्रकार हो सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्या बताती है। यदि वह चलायमान है तो इसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाबिका कहते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। यानी बैक्टीरिया चलायमान, देखो मैंने कहा दो संभावनाएं हैं, हो सकता वो गतिशील हो सकता वो अगतिशील हो। अब गतिशील अगतिशील क्यों है? इसके पीछे किसी न किसी का योगदान जरूर होगा किसी न किसी का योगदान। तो अब यहां पर मुख्य योगदान होता है कशाबिका का। कशाबिका का, देखो एनसीईआरटी साफ दिख रही है, क्या लिख रही है यहां पे? देखिए यहां मैं पढ़ देता हूं। जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। वही बात मैंने लिखी, बैक्टीरिया जो होता है वो गतिशील भी हो सकता है और अगतिशील भी हो सकता है ना। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों संभावनाएं हैं। फिर क्या लिखा है? यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाबिका कहते हैं। क्या कैसे कहते हैं? कशाबिका। इंग्लिश में बोले तो फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। तो अब जो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? फ्लैजिला। ये यदि उपस्थित होंगे, यदि ये उपस्थित हैं तो फिर ये कैसे होंगे? गतिशील होंगे। और यदि ये अनुपस्थित हैं तो कैसे होंगे? अगतिशील। यानी ये उपस्थित हैं, यानी फ्लैजिला यदि है तो बैक्टीरिया कैसा होगा? गतिशील होगा। और यदि फ्लैजिला नहीं है, यानी कशाबिका यानी फ्लैजिला नहीं है, तो बैक्टीरिया कैसा होगा? अगतिशील होगा। अब बात आती है जो फ्लैजिला होते हैं बने किससे होते हैं, है ना, क्योंकि आपको तीन चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो तीन परतें होती है बैक्टीरिया में, आपको तीन परतें देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जस्ट उसके अंदर होती है सेल वॉल और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। किंतु ये जो फ्लैजिला हैं, यानी जो कशाबिका है, ये किससे बने होते हैं? तो याद रखना ये बनते हैं सेल वॉल से। किससे बनते हैं?
सेल वॉल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलती नहीं करना है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले तो किस सेल से संबंध रखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से। बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, गतिशील और अगतिशील होते हैं। होते कि नहीं होते हैं। अब इसके बाद अब कौन बैक्टीरिया गतिशील होगा, कौन बैक्टीरिया अगतिशील होगा, तो इसके लिए क्या देखना है हमको, कशाबिका बोले तो फ्लैजिला ध्यान रखना है। यदि फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया गतिशील है, यदि फ्लैजिला अब्सेंट है तो बैक्टीरिया अगतिशील है। अब फ्लैजिला किसके बने होते हैं, तो सेल वॉल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेल वॉल के। यहाँ पर देखिए आपको मैं एनसीईआरटी पूरा क्लियर कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी समझना है तो मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा, आपका यदि कमेंट आता है तो। चलिए क्या लिखा है, कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाबिका कहते हैं। जीवाणु में कशाबिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल बात ठीक है। बैक्टीरिया में जो कशाबिका होते हैं उनकी संख्या और व्यवस्था, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, संख्या और व्यवस्था अलग अलग होती है। क्या है, संख्या और व्यवस्था अलग अलग होती, समझते हैं। तो हम लोग बात करने वाले फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है ना, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन होते हैं ना। चलिए देखते हैं। कल्पना करो ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है ना। अब इस बैक्टीरिया में क्या है, एक फ्लैजिला है, क्या है, एक सिरे पर एक फ्लैजिला है। यानी यहाँ पर आपको बैक्टीरिया दिख रहा है और उसके एक सिरे पर क्या दिख रहा है आपको, फ्लैजिला दिख रहा है। तो इसे बोलेंगे मोनोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। यदि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस बोलते हैं। अब क्या होता है, यदि बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के एक ही सिरे पर, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, एक ही सिरे पर कई फ्लैजिला प्रेजेंट है ना। देख रहे हो, देखिए दोनों फिगर में आपको अंतर समझते हुए चलना है। तो इसे बोलते हैं लोफोट्राइकस। क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बोलते हैं। देखिए एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। और एक ही सिरे पर कई सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो उसे बोलेंगे लोफोट्राइकस। क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। अब देखिए कल्पना करो ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है। चलो मैं इसको इधर बना देता हूं, ये बैक्टीरिया है ना। और इस बैक्टीरिया के एक सिरे पर ये फ्लैजिला है और दूसरे सिरे पर भी फ्लैजिला है, किंतु डिफरेंस क्या है, एक एक है। फ्लैजिला का नंबर कितना है, एक नंबर है। यानी दोनों सिरे पर फ्लैजिला, तो दोनों, यहाँ पे देखो एक सिरे पर फ्लैजिला था, यहाँ पर दोनों सिरे पर फ्लैजिला है ना। ये तो इसमें अंतर हो गया। और समानता क्या है, नंबर में एक ही है। नंबर में कितना है, एक ही है। तो बोलेंगे एम्फीट्राइकस। क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस बोलते हैं। अब कल्पना करो अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। अब इसके एक सिरे पर कई सारे फ्लैजिला हैं और दूसरे सिरे पर भी कई सारे फ्लैजिला हैं, है ना। ये आपको संभावना देखने को मिल रही है ना। दोनों सिरे पर अलग अलग फ्लैजिला का नंबर ज़्यादा है। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एम्फिलोट्राइकस। ये क्या हो गया आपका, एम्फिलोट्राइकस हो गया। क्या हो गया, एम्फिलोट्राइकस हो गया। अब इसके बाद कल्पना करो कि पांचवी है ना, पहली संभावना ये थी, दूसरी संभावना आपकी ये थी, तीसरी संभावना आपकी ये थी और चौथी संभावना आपकी ये थी। अब कल्पना करो पांचवी संभावना आ जाती है, ये आपका बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर इसके पूरे के पूरे शरीर में फ्लैजिला है ना।
पूरे के पूरे शरीर में फ्लैजिला है। पांचों में आपको अंतर दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। वही बात एनसीईआरटी बोल के मौन हो जाती है। अब यहाँ पर तुमको पूरे शरीर में फ्लैजिला दिख रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीट्राइकस। इसका एग्जाम्पल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस्चीरिया कोलाई। क्या है? इस्चीरिया कोलाई। तो इस प्रकार ये जो फ्लैजिला होते हैं, इसके आधार पर, संख्या के आधार पर भी आप फ्लैजिला की व्यवस्था और संख्या, फ्लैजिला की व्यवस्था और संख्या के आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। संख्या देख लो और व्यवस्था देख लो, है ना। इसके आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया। नंबर 1 कौन हो गया? मोनोट्राइकस। नंबर 1 नंबरिंग पड़ी हुई है, समझते हैं। फिगर देखते, मैं इसलिए यहाँ पे साइड में हो जा रहा हूँ, आप फिगर देखिए समझिए। नंबर 1 कौन हो गया? मोनोट्राइकस। नंबर 2 कौन है? लोफोट्राइकस। नंबर 2 आपको ये दिख रहा है, याद रखना कौन है? लोफोट्राइकस। नहीं, नंबर 3, ठीक है। चलो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। नंबर 1 जो है, नंबर 1 ये रहा, ठीक है। ये कौन हो गया आपका? मोनोट्राइकस। अब नंबर 2 देखो, ये है ना, ये वाला, ये आपका हो गया एम्फीट्राइकस। कौन है? एम्फीट्राइकस। इसका नंबर 3 देखिए, ये वाला, ये आपका है लोफोट्राइकस। कौन है? लोफोट्राइकस। उसके बाद आप नंबर 4 देख सकते, ये वाला, ये कौन सा है? एम्फीलोफो। क्या बोलोगे? एम्फीलोफोट्राइकस। और इसके बाद अंतिम जो 5 नंबर है, जो इस्चीरिया कोलाई का करैक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये है पेरीट्राइकस। क्या है? पेरीट्राइकस। तो इस्चीरिया कोलाई कैसा बैक्टीरिया है? पेरीट्राइकस है। इसके चारों तरफ फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। यही बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ समझते? अब बस आपको क्लियर हो जाएगी। जीवाणु में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल बात ठीक है, ये आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा विद डायग्राम और नाम के आधार पर। जीवाणु कशाभिका यानी फ्लैजिला 3 भागों में बटा होता है, तंतु, शंकु, आधारी, शरीर, है ना। अब जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है 3 भागों में बटा होता है। तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अंकुश को बोलते हैं हुक, और आधारी शरीर को बोलते हैं बेसल बॉडी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं, 3 भागों में बटा होता है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। तंतु बोले तो फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट, इंपॉर्टेंट, है ना। जो फ्लैजिला है उसमें सबसे बड़ा पार्ट, बैक्टीरिया के फ्लैजिला का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? फिलामेंट। फिलामेंट कौन होता है? फिलामेंट होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट यानी जिसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? जो फिलामेंट है, क्या बोलते हैं? तंतु। ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। अब याद कैसे रखोगे? फ्लैजिला में भी पहला अक्षर कौन सा आता है? एफ। और फिलामेंट में भी पहला वर्ड कौन आता है? एफ। तो फ्लैजिला का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? फिलामेंट होता है। याद हो गया होगा ना, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है। आगे बात क्लियर करते क्या होता है। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इसकी गति में सहायक नहीं होती है। मैंने कहा था, देखिए आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया गतिशील भी होते हैं और बैक्टीरिया अगतिशील भी होते हैं। कौन बैक्टीरिया गतिशील होगा? जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और कौन बैक्टीरिया अगतिशील होगा? जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तो सीधी बात है, कशाभिका तो चरण में सहायक हो गई, किंतु यहाँ पे 2 आपको और टर्म दिए गए हैं, रोम व झालर। रोम व झालर। अच्छा, रोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिली। क्या बोलते हैं? पिली। हिंदी क्या होती है इसकी? रोम।
क्या होती है? रोम। और दूसरा दिया गया है झालर। क्या दिया गया है? झालर। इसे क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं। तो फिम्ब्री जो होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झालर। झालर। ये जो है ये गति में सहायक नहीं है, ये गति में सहायक नहीं है। आप कहोगे सर तो फिर किस में सहायक है ना? देखिए पढ़ते हैं फिर समझाते मैं आपको। देखिए क्या लिखा? जीवाणु की सतह पर क्या है? जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। फिर किस में सहायक होती है? रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है। रोम बोले तो पिली, लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। क्या होती है? प्रोटीन। तो पहली बात तो जो पिली है, लंबी प्रोटीन संरचना है। क्या है ये? लंबी प्रोटीन संरचना होती है। आगे क्या लिखा हुआ है? रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। अब एक कैरेक्टर यहां पे और भी निकल के आता है, नलिकाकार होती है। कैसी होती है? नलिकाकार संरचना होती है। कैसी होती है? नलिकाकार संरचना होती है। ऐसे लिखो नलिका सदृश, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? नलिका सदृश संरचना होती है। कैसी होती है? नलिका सदृश संरचना होती है। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें। अब बात करते हैं झालर। झालर बोले तो फिब्री। ठीक है। क्या होता है? लघु शंकु जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर वर्धित होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। कैसी होती है? छोटी संरचना होती है। छोटी धागे सदृश संरचना होती है। कैसी होती है? ये छोटी धागे सदृश संरचना होती है। क्या लिखा हुआ है? बाहर प्रवर्धित होते हैं। ठीक है। अब समझिए, जो पिली और फिब्री होते हैं दोनों कोशिका के बाहर निकलते हैं। किसके निकलते? दोनों कोशिका के बाहर निकलते हैं। ठीक है। ये कैसी होती है? लंबी नलिका सदृश संरचना होती है। ये छोटी धागे सदृश संरचना होती है। ठीक है। फिब्री की सहायता से दो जीवाणु, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, फिब्री की सहायता से दो जीवाणु आपस में चिपकते हैं। यानी जब फिब्री का मुख्य कार्य क्या है? दो बैक्टीरिया जो हैं, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, अगला कैरेक्टर इसका ये हो, पहला ये हो गया, दूसरा ये, इसकी सहायता से दो जीवाणु आपस में चिपकते हैं। किसकी सहायता से? फिब्री की सहायता से। ठीक है। अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पिली, अब जो पिली है, पिली बोले तो रोम है, ये क्या करती है? जीवाणु में परस्पर आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है ना? दो बैक्टीरिया है, अब आपस में चिपके किसके थ्रू? फिब्री की सहायता से। अब इसके बाद क्या हुआ? इसकी सहायता से इससे आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? इससे आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो ये दो बिंदु आपके क्लियर हुए। फ्लैजिला क्या करता है? गति में सहायक है।
फिम्बरी क्या करती है, दो बैक्टीरिया को आपस में चिपकाने में सहायता करती है, और पिली क्या करते हैं, दो बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज करने में, आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे क्या लिखा हुआ है समझते हैं। जीवाणु में यह है उसको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों में चिपकने में भी सहायता प्रदान करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी की, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी मैंने समझाने का प्रयास किया एनसीईआरटी को, लेकिन अब एक लाइन सीधी सीधी एनसीईआरटी लिखी हुई है। ये एक काम और करते हैं, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी सहायता से बैक्टीरिया दो जगह और चिपकता है, एक तो आपस में चिपकता है और दूसरा किसी जिस ऊतक से पोषक तत्व ले रहा है उस ऊतक से भी चिपकने में सहायता करता है। तीसरी कोई बहती हुई जलधारा है, उस वहाँ पर जो चट्टानें प्रेजेंट होती हैं उन चट्टानों में भी बैक्टीरिया इन्हीं के थ्रू चिपका होता है। इस प्रकार हम लोगों ने एनसीईआरटी के माध्यम से जो भी पूरा मटेरियल था उसको क्लियर किया। अगली क्लास में हम लोग राइबोसोम पर बात करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हल वीडियो सहित उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।